पूरे जंगल में खूंखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पक्षियों की जाने, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती थी। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरी खुराक बनोगे। तमाम पक्षी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। जब उसे खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आता है तो वो सोचती है, अरे मैं अब क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे खा न जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं पर छुपा दूं, ताकि जालिम गिद्ध की नजर मेरे अंडों तक ना पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को दरख्त के तने में छिपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है, ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह से देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पर आ बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को दुखी देखकर उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी इस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? इस खूंखार गिद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं इनके लिए दाना लेने गया हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बनाकर खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा अपना नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पर घोंसला बना लो, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उन्हें दरख्त के तने में छिपा दिया है। हाँ बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कौवा घोंसला बनाकर वहाँ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो दरख्त के तने में ही अपने बच्चों को भोजन कर जाती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाकर अपने बच्चों को भोजन करवाने लग जाती है। गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूँगा। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुमने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, ए जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ पर आ जाता है और इसके बच्चे भी तन्ने से निकल कर आते हैं। गिद्ध की नजर चिड़िया के बच्चों पर होती है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और वे कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इस जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो, मैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है। चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है।
चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, जहाँ कुछ दूसरे पक्षी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे कौवे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे पक्षी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लग जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं? कौवा उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं सुनाता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना हुआ है, लेकिन वो जंगल के इस तरफ कभी भी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो। अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर भी आ गई तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे परिंदे सो जाते हैं और उल्लू अपने सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है कि अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो उसे नीलो चिड़िया का सर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, अरे नीलो चिड़िया को तो गिद्ध ने मार डाला, अब इसके बच्चों का क्या होगा? मुझे ये बात जाकर कौवे को बतानी होगी। सुबह सवेरे जब उल्लू वापस आता है तो कौवा उसके इंतजार में बैठा होता है। चिड़िया के बच्चे भी कौवे के पास बैठे होते हैं। अरे उल्लू अंकल, आप हमारी माँ को लेकर क्यों नहीं आए? वो कब आएगी? अरे उल्लू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नीलो चिड़िया के बारे में कुछ खबर मिली? उल्लू उदास होकर जवाब देता है, अरे मेरे भाई, इस जालिम गिद्ध ने नीलो चिड़िया को भी मार दिया है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उल्लू की बात सुनकर चिड़िया के मासूम बच्चे रोने लग जाते हैं। तभी कौवा बोलता है, अरे मेरे बच्चों, तुम रो मत। मैं इस जालिम गिद्ध से तुम्हारी माँ का बदला जरूर लूँगा। अब इसे इसके अंजाम तक पहुँचाने का वक्त आ गया है। फिर शाम के वक्त कौवा आसपास के तमाम परिंदों को इकट्ठा करता है। सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। जी कौवे भैया, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जालिम गिद्ध को इसके अंजाम तक पहुँचाया जाए, वरना वो एक एक करके सबको मार डालेगी। मेरे पास एक तरकीब है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? हाँ मेरे भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें बताओ कि किस तरह गिद्ध का खात्मा करना है। फिर कौवा अपनी तरकीब सब पक्षियों को बताता है। ये तरकीब बहुत अच्छी है, हम जरूर उसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद वो अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू अपने घर से निकलकर गिद्ध के घोंसले की तरफ चल पड़ता है। गिद्ध उसे देखकर खुश हो जाती है
और कहती है, अरे आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। उल्लू गिद्ध की बात सुनकर कहता है, अरे तुम मुझे क्या मारोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। पहले ही चिड़िया के बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो मुझसे नहीं बच सकते हैं। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी। अरे चिड़िया के बच्चे तो मैंने अभी देखे हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अभी वहाँ ले चलो। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर वहाँ चिड़िया के बच्चे ना हुए तो तुम्हारा वहाँ आखिरी दिन होगा। गिद्ध उल्लू के पीछे चल पड़ती है। उल्लू एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अरे कहाँ है चिड़िया के बच्चे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। वो देखो सामने जमीन पर बैठे हैं। गिद्ध उड़कर चिड़िया के बच्चों के पास जाती है। तुम मेरी माँ की कातिल हो। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। तुम अब बच नहीं सकती। अरे तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? खुद तो उड़ नहीं सकते और मुझे मारने की बातें कर रहे हो। जैसे ही गिद्ध उन पर हमला करने लगती है, पीछे एक दरख्त से कौवा अपने हाथ में खंजर लिए उड़ता हुआ आता है और गिद्ध पर वार करता है। गिद्ध जख्मी हो जाती है, लेकिन गिद्ध गुस्से से कौवे पर हमला करने के लिए पलटती है तो दूसरी तरफ से चील अपने हाथ में खंजर लिए उस पर हमला कर देती है। गिद्ध बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और गिर पड़ती है। अरे उल्लू के बच्चे, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने कितने मासूम पक्षियों की जानें ली है। अब तुम भी मरो और मौत की तकलीफ को महसूस करो। जालिम गिद्ध वहीं पर मर जाती है और अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। जालिम गिद्ध के अंत के बाद पक्षियों के सर से खौफ के साए खत्म होने लगते हैं और हर तरफ खुशहाली आने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल माजा टीवी बंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक जंगल में एक कालू कौवा और उसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया रानी? कभी तुम कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर सुनाती रहती हो। अरे कालू कौवे, राजू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गए और वे हमारे बेटे को पकड़कर ले गए। अब ना जाने वे दुष्ट चील हमारे बच्चे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी चलो, तुम जल्दी से उस बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे राजू कौवे को वहाँ से जल्दी से बचा कर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजू चील हमारे बच्चे को मार कर खा ले। चलो भाई, तुम अभी भी बैठे यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो, हम दोनों जाते हैं। चलो भाई। अरे अब इस खूंखार चील से मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा? तुम यहीं रुको रानी, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर फौरन से कालू कौवा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील रुको, मेरे राजू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। अरे कालू कौवे, मेरा नाम भी बाजू चील है, मैं अपने शिकार को ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे के साथ साथ ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी मार कर खा लूँ। अरे बाजू चील, मैं तुम्हें दो चिड़िया के स्वादिष्ट बच्चे ला कर दूंगा, बस तुम इन्हें खा लेना और मेरे बच्चे को छोड़ देना। दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है और वे कालू कौवे से कहती है, अरे ठीक है कालू कौवे, तुम जल्दी से जाओ और दो चिड़िया के बच्चे लेकर आओ, तब ही मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के 2 बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अरे मैंने तो चील को दो स्वादिष्ट बच्चों का तो कह दिया है,
परंतु मैं वे चिड़िया के बच्चे कहाँ से लाऊंगा? तभी कालू कौवे की नजर सामने नीलो चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ जाती है। अरे वाह भाई, ये तो नीलो चिड़िया के बच्चे हैं और ये तो अभी बहुत छोटे हैं। ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ज्यादा आवाजें निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त नीलो चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बहन के पास लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घोंसले के पास आता है और पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को अपने पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है, अरे ये कालू कौवा नीलो चिड़िया के दो बच्चों को लेकर कहाँ गया? नीलो चिड़िया तो अभी थोड़ी ही देर पहले कहीं भोजन ढूंढने के लिए गई है। जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन से नीलो चिड़िया के पास जाता हूँ और नीलो चिड़िया को ये बात बता देता हूँ। ये कहकर तोता फौरन से नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। नीलो चिड़िया तुम मेरी बात सुनो। पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर पता नहीं कहाँ ले गया है। जरूर वे कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाकर चील के पास ले गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है? अब मैं क्या करूं? अगर वे कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। अरे तोते भाई, मैं जा रही हूँ। यकीनन वे कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वे बाजू चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। अरे नीलो चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हें भी मार कर खा जाएगी। अरे तोते, मैं किसी चील बिल से नहीं डरती हूँ और इस समय मुझे अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर नीलो चिड़िया उस बाजू चील के घोंसले के पास चली जाती है। अरे कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है। ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर अब मैं बस इस चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ। अरे बाजू चील, तुम जल्दी से इस चिड़िया के बच्चों को खा लो और मुझे और मेरे बच्चे राजू कौवे को छोड़ दो। बाजू चील चिड़िया के दो बच्चों को खाने ही वाली होती है कि वहाँ पर नीलो चिड़िया आ जाती है। अरे बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मैं तो तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे अब एक छोटी सी चिड़िया बाजू चील को सबक सिखाएगी। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मेरे बच्चों को मुझे वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी। और हाँ कालू कौवे, मैं तुम्हारे बेटे राजू कौवे को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नीलो चिड़िया, तुम बस भी करो ना। तुम्हें पता है तुम गुस्से में क्या क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है अगर तुम चील के पास आई तो वे तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नीलो चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और वे बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगे। अरे नीलो चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगाओगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम दोनों भी इस आग में जलकर मर जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे। वैसे भी अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वैसे भी बाजू चील मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है ना कि मैं इस पेड़ में आग लगा दूं और मैं भी इस आग में जलकर मर जाती हूँ। अरे बाजू चील, तुम इस चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये नीलो चिड़िया झूठ बोल रही है। ये चिड़िया कभी भी इस पेड़ पर आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना कहना ही था कि नीलो चिड़िया उस पेड़ में आग लगा देती है।
आग नीचे से बढ़ती बढ़ती ऊपर की ओर आ रही थी। बाजू चील को तो आग से बहुत ज्यादा डर लगता था और वे चील वहाँ से फौरन भाग जाती है। और इसके अलावा कालू कौवा भी वहाँ से फौरन ऐसे भागता है कि उसे ये तक याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजू कौवा भी है। अरे ये आग तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से पिंकी चिड़िया और टिंकू चिड़े को यहाँ से बाहर ले जाकर बचाना होगा। परंतु ये कालू कौवे का बेटा राजू कितना मासूम है। मैं इस मासूम को इस आग में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे ले जा सकती हूँ। नीलो चिड़िया कुछ सोच ही रही होती है कि नीलो चिड़िया को अपने सामने एक टोकरी पड़ी नजर आती है। नीलो चिड़िया फौरन से उस टोकरी को उठाती है और फिर नीलो चिड़िया उन तीनों बच्चों को उस टोकरी में डालकर वहाँ से बचाकर ले जाती है। अरे शुक्र है इन तीनों मासूम बच्चों की जान बच गई, वरना वे बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा जाती। अरे नीलो चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन तलाश करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज के बाद तुम इन्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। अरे तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब जल्दी से राजू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। रानी कौवी तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। अरे नीलो चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को चील के पास ले जाकर उनकी जान की बलि चढ़ा रहा था। फिर भी तुमने उस कालू कौवे के बेटे की जान बचाई। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम बच्चे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घोंसले में आता है और उसे याद आ जाता है कि वे तो राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आया है। अरे कालू कौवे, तुम तो मेरे बेटे राजू कौवे को लेकर आने वाले थे ना? कहाँ है मेरा राजू बेटा, कहाँ है? फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बता देता है कि कालू कौवा राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ कर आया है। अरे कालू कौवे, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे बेटे को उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़ के आ सकते हो? अरे रानी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए मैं राजू कौवे को वहाँ से उठाकर लाना भूल गया था। अब तक तो मेरा राजू कौवा उस आग में जलकर मर गया होगा। कालू जी, बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे नहीं नहीं रानी, अब तो राजू कौवा भी नहीं है। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं अकेला किसके साथ रहूँगा? तुम नहीं जाओ ना। कालू कौवा और रानी कौवी ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर नीलो चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजू कौवे को भी बचा लिया था। राजू कौवे को देखकर रानी कौवी और कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। अरे बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज के बाद तुमसे बात तक नहीं करूंगी। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कौवे, रानी कौवी, क्या बात है, आज तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हुई है और काफी दिनों से बारिशें भी नहीं हुई है, इसीलिए मैं और रानी चाहते हैं कि आप हमारे जंगल में आकर बारिश कर दे। ठीक है कालू कौवे, आज से 2 दिन के बाद मैं अपनी पूरी मंडली के साथ तुम्हारे गांव में बारिश का पानी बरसाने के लिए आ जाऊंगा। तुम अपने जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, ताकि वे सारे पक्षी अपने अपने लकड़ियों के मजबूत से घर बना ले।
हाँ हाँ बादल भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बात बता दूंगा। बस आप पूरे 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बारिश करने के लिए आ जाना। फिर ये कहकर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानी चलो, हम जंगल के सभी पक्षियों को बता देते हैं कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बरसात होने वाली है। इसीलिए सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना ले। अरे कालू जी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारे पास इन पक्षियों से बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका कहाँ होगा? हम किसी भी पक्षी को ये नहीं बताएंगे कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है। जब बरसात होगी तो सभी पक्षी परेशान होंगे और इन सभी पक्षियों से हम अपना बदला ले पाएंगे। हमें तो पता है ना कि आज से 2 दिन के बाद बरसात है, इसीलिए हम दोनों मिलकर एक लकड़ियों का पक्का सा घर बना लेते हैं ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल न हो। हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। बारिशों के दिनों में सभी पक्षी इधर से उधर फिर रहे होंगे और हमारा तो लकड़ियों का पक्का घर होगा। हम आराम से उस घर में रहेंगे। हाँ कालू जी, ये नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार बनती है ना। अब मैं देखती हूँ कि ये नीलो चिड़िया इस जंगल के वासियों को बारिश से कैसे बचाती है। हाँ हाँ चलो रानी, हम अपना लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हमारे पास बहुत ही कम समय है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियों का घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर के बाद कालू कौवे और रानी कौवी ने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर ली थी और कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी अपना लकड़ियों का घर बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया आती है। नीलो चिड़िया कालू कौवे और रानी कौवी से कहती है, अरे अरे कालू कौवे रानी कौवी, तुम दोनों अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो, लेकिन बारिशों का तो अभी कोई अता पता नहीं है। बादल भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में कब बारिश होने वाली है। नीलो चिड़िया, हमारा घोंसला बहुत ज्यादा टूट गया है, इसीलिए मैं और रानी अपना लकड़ियों का घर बना रहे हैं। और नीलो चिड़िया, अभी तक बारिशों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बादल भैया का अभी तक कोई संदेश नहीं आया है कि हमारे जंगल में कब बारिश होगी। कालू कौवे, मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों इतनी मेहनत करके अपना लकड़ियों का घर बना रहे हो। तुम दोनों ऐसे ही मेहनत जारी रखना। इतना कहकर वे नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे, इस नीलो चिड़िया को क्या पता कि आज से 2 दिन के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिशें होने वाली है। रानी कौवी, हर साल हम बारिश में भीगते हैं। इस साल जंगल के बाकी पक्षी बारिश में भीगेंगे और हम दोनों तो अपने घर में आराम से रहेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने अपना लकड़ियों का एक पक्का सा घर तैयार कर लिया था। रानी, हम दोनों ने अपना दिन रात एक कर अपना ये लकड़ियों का घर बनाया है। हम दोनों तो कल रात को सोए भी नहीं है। कल रात को भी हम अपना ये लकड़ियों का घर जो बना रहे थे, अब हम दोनों का ये लकड़ियों का घर तैयार हो गया है। हाँ कालू जी, कल बारिश होगी और हम अपने इस लकड़ियों वाले घर में आराम से रहेंगे और ये जंगल के सारे पक्षी बारिश में इधर से उधर भटक रहे होंगे। रानी, अगर ये पक्षी बारिश में मुझसे मदद लेने के लिए आए तो मैं इन पक्षियों को भगा दूंगा और इन पक्षियों को अपने घर में आने नहीं दूंगा। कालू जी, कल इन सब पक्षियों को लग पता जाएगा कि बारिश के इस ठंडे ठंडे पानी में कितना मजा आता है। अरे रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो अब अपना भोजन खाते हैं और अपने इस लकड़ियों वाले घर में आराम से सो जाते हैं।
2 दिन गुजर जाते हैं और बारिश का दिन आ जाता है। जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये काले काले बादल अचानक उनके जंगल में कहां से आ गए। बाप रे बाप, ये काले काले बादल हमारे जंगल में बिना बताए कैसे आ गए? बादल भैया का तो हमारे पास कोई संदेश नहीं आया था, तो फिर ये काले काले बादल हमारे जंगल में बारिश बरसाने के लिए कैसे आ गए यहाँ पर? बादल काफी जोर से गरजता है और जंगल में काफी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी उस बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीग रहे होते हैं। अरे नीलो चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारे जंगल में अचानक से बारिश कैसे आ गई? बादल भैया का तो हमारे पास कोई संदेश नहीं आया था, तो फिर ये बिना बताए ये बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने कैसे आ गए? नीलो चिड़िया, ये बारिश का पानी कितना ठंडा है, मुझे तो बहुत सर्दी लगने लगी है। नीलो चिड़िया, अगर हम सारे पक्षी इस बारिश के पानी में भीगते रहे तो इस तरह से हम सभी पक्षी बीमार हो जाएंगे। हमें इस बारिश से बचने के लिए जल्द ही कोई इंतजाम करना पड़ेगा। पक्षियों, ये बादल भैया ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये बिना बताए हमारे जंगल में बारिश करने के लिए कैसे आ गए? अगर ये हमें पहले बता देते तो हम सब पक्षी मिलकर अपना अपना लकड़ियों का घर बना लेते। पर नीलो चिड़िया, अब क्या करें? अब बारिश कितनी तेज हो गई है, अब हम इस तेज बारिश में कहाँ जाए? पक्षियों, कालू कौवे ने अपना लकड़ियों का पक्का घर बनाया है। चलो आज की रात हम सभी पक्षी कालू कौवे के घर में ही गुजारते हैं। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। रानी, अभी तुम देखना कि सारे पक्षी मेरे पास आएंगे और वे मुझसे कहेंगे कि आज की रात में सारे पक्षियों को अपने घर पर रहने दूं। देखना मैं इन सारे पक्षियों को कैसे भगाता हूँ। कालू जी, आज हमें इन पक्षियों से बदला लेने का मौका मिला है। तो इन पक्षियों से अपने पुराने गिन गिन कर बदले लेंगे। इन पक्षियों ने हमारे साथ जो किया है। रानी कौवे के इतना कहते ही उनके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। लो रानी, आ गए पक्षी। अब तुम देखना मैं इन सब पक्षियों को कैसे भगाता हूँ। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कालू कौवे, न जाने कैसे ये बारिश शुरू हो गई और हम सभी पक्षी इस बारिश में भीग रहे हैं। क्या आज की रात तुम हमें अपने घर में रहने के लिए दे दोगे? अरे नहीं नीलो चिड़िया, मैं आज की रात तुम सब पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए नहीं दूंगा। मैंने ये घर अपने और रानी के रहने के लिए बनाया है, तुम सब के लिए नहीं। अब तुम सब जाओ यहाँ से। चलो नीलो चिड़िया, अब ये कालू कौवा हमें अपने घर में रहने के लिए नहीं दे रहा। चलो हम कहीं और चलते हैं। फिर सभी पक्षी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। नीलो चिड़िया, अब हम करें तो क्या करें? अब हम इस तेज बारिश में कहाँ जाए? अरे तोते, हमारे जंगल के पास में जो गुफा है वो गुफा बिल्कुल खाली है। कोई उल्लू भी नहीं है उस गुफा में। चलो पक्षियों, हम सभी चलते हैं इस गुफा में। हाँ, चलो नीलो चिड़िया, हम उसी गुफा में चलते हैं और आज की रात हम सभी पक्षी उसी गुफा में गुजारते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर अपने उस पास वाली गुफा में चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी अब उस गुफा के अंदर आ जाते हैं और नीलो चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है, पक्षियों, इस बार हमारे साथ बादल भैया ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। न जाने बादल भैया ने इस बार हमें बारिश होने का संदेश क्यों नहीं भेजा। पक्षियों, तुम सब यहीं पर बैठो, मैं बादल भैया के पास से आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि इस बार उन्होंने हमें संदेश क्यों नहीं दिया। नीलो चिड़िया, संभल के जाना, इस बार बारिश बहुत तेज है। फिर नीलो चिड़िया बादल भैया के पास चली जाती है और फिर नीलो चिड़िया उड़ते हुए बादल के पास आती है और फिर वे बादल से कहती है, बादल भैया, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस बार हमें बारिश होने का संदेश नहीं दिया था? अरे नीलो चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो संदेश दिया था
कि तुम्हारे जंगल में बारिश होने ही वाली है। तुम सब पक्षी अपने अपने लकड़ियों के मजबूत से घर बना लो। अरे बादल भैया, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपने हमें कब संदेश दिया कि हमारे जंगल में बारिश होने वाली है? अरे नीलो चिड़िया, यकीन करो, मैंने कालू कव्वे और रानी कव्वी को संदेश दिया था कि जंगल में बारिश होने वाली है। वे जाकर सभी पक्षियों को बता दे ताकि सभी पक्षी अपने लकड़ियों के घर बना सके। क्या? लेकिन बादल भैया, ये बात तो कालू कव्वे और रानी कव्वी ने हम में से किसी भी पक्षी को नहीं बताई, और कालू कव्वे और रानी कव्वी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया है। क्या कालू कव्वे और रानी कव्वी ने मेरा संदेश नहीं माना और उस कालू कव्वे और रानी कव्वी ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सके और बाकी पक्षी बारिश में भीगे? अरे नीलो चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो जो मैंने संदेश कालू कव्वे को दिया। अरे बादल भैया, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें तो सारी गलती वे कालू कव्वे और रानी कव्वी की है। फिर वे नीलो चिड़िया वापस उस गुफा की तरफ चली जाती है। इस कालू कव्वे और रानी कव्वी ने मेरा संदेश इन पक्षियों को नहीं दिया और जाकर अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लिया ताकि वे बारिश से बच सके और बाकी सारे पक्षी बारिश में भीगे। मैं इस कालू कव्वे और रानी कव्वी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन दोनों को सजा दूंगा। फिर वे बादल गुस्से में कालू कव्वे और रानी कव्वी के घर की तरफ चला जाता है। फिर वे बादल कालू कव्वे के घर के पास आता है और वे बादल गुस्से में कालू कव्वे के घर के ऊपर बिजली गिरा देता है, जिससे कालू कव्वे का घर टूट फूट सा जाता है और कालू कव्वा और रानी कव्वी भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अरे कालू कव्वे, ये क्या हो गया? ये बिजली हमारे ऊपर कैसे गिर गई? हमारा घर तो टूट गया है। रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें बहुत पड़ी थी ना इन सब पक्षियों से बदला लेने की। लगता है हमें इन सब पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। हाँ कालू जी, हमें इन पक्षियों से बदला लेने की सजा मिली है। इस तरह से कालू कव्वे और रानी कव्वी को अपने किए की सजा मिल जाती है और वही उस जंगल के बाकी सारे पक्षी उस गुफा में आराम से सो रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो इसीलिए हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए ताकि हमारे अपने साथ भी अच्छा हो।